नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी प्लेटफॉर्म का दोस्तों सेट नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से चाहे तो देख सकते हैं। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से बस जुड़े, वहां पर फुल सेट का पीडीएफ विद सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आप वहां से चाहे तो सेट आप लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 2 की ओर चल रहे हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से चलेंगे, ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, खाली स्थान भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को स्वर्ण चतुर्भुज से जोड़ा जाता है, ठीक है, स्वर्ण चतुर्भुज से। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 5846 किलोमीटर है। 5846 किलोमीटर। NH47 का ये जो है भारत के सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 5.9 किलोमीटर है, ठीक है। यह केरल के वेम्बनाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप पर है। वर्तमान भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, बताइएगा दोस्तों। NH 327 का बी, NH 327 का बी। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो मात्र 1.20 किलोमीटर है, ठीक है। यह जो है पश्चिम बंगाल के पानी टंकी से नेपाल के काकरभिट्टा के समीप तक जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7 की ओर। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कहता यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है, यह गलत है दोस्तों। इस परत की तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, यह भी गलत है। यह जो परत का तापमान जो है ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता है, ठीक है। यह वायुमंडल के सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 13 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्षोभ मंडल के बाद आता है दोस्तों समताप मंडल, सुने होंगे, ठीक है। समताप मंडल आता है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ठीक है। इसी मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में जो है मुलाभ मेघ का निर्माण होता है, ठीक है, मुलाभ मेघ का भी निर्माण होता है। समताप मंडल के बाद आपको आता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल की ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों तो 39 से 60 किलोमीटर लगभग है, ठीक है, 39 से 60 किलोमीटर। बताइएगा दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई का माप किससे होता है। तो इसकी मोटाई जो है डॉब्सन से मापा जाता है। डॉब्सन से जो है इसकी मोटाई को मापा जाता है। ओजोन के बाद आता है दोस्तों आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 60 से 640 किलोमीटर है, लगभग 60 से 640 किलोमीटर। इस मंडल में जो है संचार उपग्रह आदि जो है स्थित है। संचार उपग्रह जो है इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 की ओर। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। दक्कन के पठार, कहता है पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में स्थित है, यह सही है। कहता है विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में है, यह भी सही दोस्तों। कहता है सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में है, यह गलत है। पूर्वी घाट इस पठार के पूर्व में है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया कर आपसे एक सपोर्ट की आवश्यकता है, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि सपोर्ट जरूर करें। गुजर जाएगा ये दौर भी जरा सब्र तो रख, गुजर जाएगा ये दौर भी जरा सब्र तो रख, जब खुशियां नहीं रुकी तो गम का क्या औकात। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं 9 की ओर। कहता है निम्नलिखित में किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। ईगल और बास्केटबॉल दोनों का संबंध जो है क्रिकेट से नहीं है, ठीक है। 1 और 2 दोनों का संबंध क्या है, क्रिकेट से नहीं है। ईगल का संबंध किससे दोस्तों, ईगल का संबंध जो है गोल्फ से है, ठीक है, ईगल का संबंध गोल्फ से। बास्केट का संबंध बास्केटबॉल से है। बताइएगा दोस्तों क्रिकेट से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफियां। क्रिकेट से संबंधित जो है बताइएगा चाइना मैन, चाइना मैन का संबंध क्रिकेट से है। बैट्समैन, बॉलर, विकेट पिकर, फील्डर, LBW, ठीक है, LBW, कैच, हिट, और एक दोस्तों पंपिंग क्रीज, पंपिंग क्रीज, ये सभी का संबंध क्या है, क्रिकेट से है। चाइना मैन, LBW, कैच, पंपिंग क्रीज, ये सभी का संबंध जो है क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10 की ओर।
भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा भारत के राष्ट्रीय मछली का नाम क्या है? राष्ट्रीय मछली का नाम गंगा नदी का डॉल्फिन है। गंगा नदी का डॉल्फिन है। इसका अन्य नाम जो है सूसू के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, सूसू। बताइएगा दुनिया में सबसे जो है व्यापक रूप से खाए जाने वाले लोकप्रिय मछली कौन सा है? तो सबसे लोकप्रिय मछली की बात करें तो यह टूना फिश है। ठीक है, टूना फिश। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 की ओर। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? कहता हिंद महासागर की धारा अंगुलहास, मोजाम्बिक, दक्षिण हिंद महासागर, बेंगुएला। तो बेंगुएला जो है हिंद महासागर की जलधारा नहीं है। बताइएगा बेंगुएला कहाँ की जलधारा है? तो बेंगुएला की बात करते हैं तो यह दक्षिण दक्षिण अटलांटिक दक्षिण दक्षिण अटलांटिक महासागर का जो है जलधारा है। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर का जलधारा है। उसमें भी कौन सा जलधारा है? तो यह जो एक ठंडी जलधारा है। बेंगुएला क्या है? ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा की बात करते हैं तो एक तो हो गया बेंगुएला। बेंगुएला के बाद आता है दोस्तों लेब्राडोर, लेब्राडोर, कनारी। ठीक है, कनारी, फाकलैंड। ये सभी जो है क्या है? अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा है। अगर गर्म जलधारा की बात करते हैं, गर्म जलधारा का तो कौन सा का दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, इरमिंजर, इरमिंजर। ये सभी क्या है? ये सब जो है अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। ठीक है, एक है दोस्तों अंगुलहास। अंगुलहास जो है हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 12 की ओर। चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन से राज्य शामिल है? कौन सा राज्य शामिल है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। चंबल परियोजना की बात करते हैं तो इसका शुरुआत 1953 से 54 में हुआ था। 1953 से 54 में। चंबल नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा यमुना नदी के सहायक नदी कौन सा है? चंबल नदी। चंबल नदी पर बहुत सारी परियोजना है, जिसमें जो एक तो हो गया चंबल परियोजना, एक जो है दोस्तों राणा प्रताप परियोजना, राणा प्रताप जो है सागर बांध परियोजना जो है चंबल नदी पर है। एक है दोस्तों जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ठीक है, कोटा बैराज। ये सभी जो है चंबल नदी पर परियोजना है। एक है दोस्तों गांधी सागर बांध। ठीक है, बताइएगा दोस्तों चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चंबल नदी का प्राचीन नाम जो है चमरनबाती नदी है। चमरनबाती नदी। बताइएगा दोस्तों माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर। यह परियोजना जो है यूपी, एमपी ये सभी जो राज्य शामिल है। एक है दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ये इस परियोजना के तहत जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ये सभी का संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 13 की ओर। 13 में देखिएगा कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो भारत का अलीराजपुर की साक्षरता दर सबसे कम है। इसकी साक्षरता दर की बात करते हैं तो 37.22%। ठीक है, 37.22%। अगर भारत के सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला की बात करते हैं तो मिजोरम का शेरछिप है। ठीक है, मिजोरम का शेरछिप ये जो है भारत के सबसे अधिक साक्षर जिला है। यहाँ की साक्षरता की बात करते हैं तो 98.67% है। ठीक है, ये सभी जो है 2011 के अनुसार चल रहा है। 2011 के अनुसार जो है साक्षरता में क्रम कर देखते हैं सबसे अधिक से सबसे कम में। तो सबसे अधिक जो है ये क्रम में देखते हैं दोस्तों, घटते क्रम में देखते हैं तो सबसे अधिक केरल का है। ठीक है, सबसे अधिक केरल से कम जो है केरल से कम मिजोरम का है।
केरल से कम मिजोरम का है। मिजोरम से कम क्या है दोस्तों, गोवा का। ये जो घटते क्रम है। केरल के साक्षरता दर की बात करते हैं 93.91, ठीक है, परसेंट। मिजोरम का 91.33% और गोवा की बात करते हैं 88.70% है। ठीक है, ये घटते क्रम है, राज्यों के साक्षरता दर घटते क्रम में। अगर बढ़ते क्रम की बात करते हैं तो इसमें सबसे कम जो है बिहार का है। ठीक है, सबसे कम बिहार का है। बिहार से ज्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का है। इससे ज्यादा जो है राजस्थान का है। ये जो हुआ बढ़ते क्रम हुआ। बिहार का साक्षरता दर की बात करते हैं तो 61.80% है। अरुणाचल प्रदेश का 65 जो है 40% है। ठीक है दोस्तों, इससे जो अधिक क्या है, इससे जो है थोड़ा सा राजस्थान का है दोस्तों 66.10% है। तो ये क्रम जो है याद रखिएगा, ये आपको पूछता है। बताइएगा एक क्वेश्चन दोस्तों, भारत के साक्षरता दर कितना है। भारत के साक्षरता दर की बात करते हैं तो 74.04%। ठीक है, इसमें पुरुष की साक्षरता दर जो है 82.14% और महिला की साक्षरता दर 65.46% है। तो याद रखिएगा ये सभी। बताइएगा हमारे बिहार का साक्षरता दर कितना है। तो बिहार का साक्षरता दर जो है 63.9% है, 63.9%। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की ओर। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ओडिशा में। यह जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए जो है और विभिन्न से खदान या फिर जो है खनिज क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। जैसे में आते हैं कर्नाटक के चिकमंगलूर, ठीक है, बैलेडीला का छत्तीसगढ़ के बैलेडीला, ठीक है, और झारखंड के सिंहभूम, ये सभी जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 की ओर। बाणसागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है। बाणसागर जलाशय जो है सोन परियोजना का अंग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। यह जो है महानदी पर और उड़ीसा में स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है। कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइएगा। यह परियोजना जो है पंजाब एंड एचपी यानी हिमाचल प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, पंजाब और एचपी की सीमा पर। बताइएगा रिहंद परियोजना जो है किस नदी पर है। तो यह जो है रिहंद नदी पर है। कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब आगे तो दोस्तों मैथ रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 की ओर। शर्कराओं को तकनीक रूप से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है जिसका संकेत उस तथ्य से होता है उसके सूत्र CH2 केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार हेक्सोस में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज के एक हेक्सेस शर्करा है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा दूसरा शर्करा है। तो दूसरा शर्करा के रूप में आता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को फल शर्करा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, G7 प्रवस्था के बारे में सही कथन चुनिए। G7 प्रवस्था में कहता कोशिका उपापचयी दृष्टि से निष्क्रिय होती है, ये गलत है। कोशिका के DNA का क्रियातन नहीं होता है, ये बिल्कुल क्या है, सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 की ओर। 28 में देखिएगा, कहता है अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सा है, वेग, विस्थापन और संवेग, ये सभी जो है सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। ताप क्या है, ताप जो है अदिश राशि है। कुछ अदिश राशि के उदाहरण लेते हैं दोस्तों जो कि थोड़ा सा कठिन है। जैसे में हो गया चाल, ठीक है, आवेश, विद्युत धारा, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, आयतन, ऊर्जा, ये सभी जो है अदिश राशि के उदाहरण है। क्या है दोस्तों, अदिश राशि का उदाहरण है। चाल हो गया, आवेश हो गया, विद्युत धारा, चुंबकीय फ्लक्स, आयतन और ऊर्जा, ये सभी क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि में परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 29 की ओर। कहता है एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरी तय कर रहा है तो पिंड का त्वरण क्या होगा।
समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरी तय कर रहा है, तो इसका त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण जो है नियत रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र आणविक द्रव्यमान CH2O एवं 180 ग्राम है। कहता इस यौगिक के आणविक सूत्र क्या होगा? इसका आणविक सूत्र निकालना है दोस्तों। इसका जो है CH2O का मूलानुपाती द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? तो कार्बन के द्रव्यमान हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा 1, 1 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और प्लस में ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो जाएगा 16। सभी को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 16 पर 28 2 30 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम n के मान निकालते हैं तो 180 दिया हुआ दोस्तों, 180 ग्राम, तो 180 बटा 30, 30 छक 86। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको 6 से गुना कर दो तो CH2O है। अगर इसको 6 से गुना करते हैं तो 6 हो जाएगा, गुना में 6 गुना में 6 तो कितना? C6H12O6, C6H12O6, ये इसका क्या हो जाएगा? आणविक सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 31 की ओर। कहता उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 500 ग्राम जल में 18.25 ग्राम HCl घुली होती है? क्या होगा दोस्तों? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता HCl का द्रव्यमान जो है इतना दिया हुआ है, ठीक है, द्रव्यमान है। HCl की मोलरता का द्रव्यमान जो है, HCl के अगर मोलरता का द्रव्यमान निकालते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 हो जाएगा, प्लस में Cl का द्रव्यमान जो हो जाता है 35.5 होता है। तो HCl का द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोस्तों? 36.5 हो जाएगा। जबकि यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है 18.25 ग्राम। दोनों को डिवाइड करके n का मान निकालते हैं 18.25 ग्राम बटे 36.5 ग्राम, 36.5। इसको काटिएगा तो लगभग कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका काटने पर जो है 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा दोस्तों। अगर मोलरता निकालना हो दोस्तों, m के मान निकालते हैं तो सिर्फ जो है क्या करना? डिवाइड कर देना है। एक तो 0.5 हो गया दोस्तों। यहाँ द्रव्यमान जो दिया हुआ है 500 ग्राम, 500 ग्राम का अर्थ क्या हुआ? 0.5 kg, 0.5 kg। दोनों को डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 1 m। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ए नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 m हो जाएगा। ठीक है, बड़ा m हो जाएगा, छोटा नहीं। एक मिनट, ये जो है छोटा m हो जाएगा, बड़ा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे, देखिएगा 37 की ओर। कहता है निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण उसकी घोषणा कौन करता है? तो उसकी घोषणा जो है निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग का गठन संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 के तहत होता है। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य की बात करते हैं तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराना, राजनीतिक दलों को आचार संहिता लागू कराना, शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के लिए वातावरण तैयार करना, चुनाव की तिथि घोषणा करना, ये सभी जो है निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 38 की ओर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या होगा? तो शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो 29 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। बताइएगा दोस्तों बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात की बात करते हैं तो 918 है, 918 है। बताइएगा बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 है। ठीक है, बिहार का लिंगानुपात 918, शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 935 है दोस्तों। बताइएगा दोस्तों सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो है जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, हम 2011 की बात कर रहे हैं तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जो है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज जिला का है। ठीक है, किशनगंज जिला का है। यहाँ का लिंगानुपात 971 है। ठीक है, और वैशाली का लिंगानुपात जो है सबसे कम है। कितना है दोस्तों? लिंगानुपात नहीं दोस्तों, बोलने मिस्टेक कर रहे हैं। वैशाली का शिशु लिंगानुपात जो है 904 है। ठीक है, 904। एक बार हम फिर से बोलते हैं दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार का लिंगानुपात 918 है, शिशु लिंगानुपात 935 है। किशनगंज में शिशु लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है, और वैशाली का जो है शिशु लिंगानुपात क्या है? सबसे कम 904 है दोस्तों। बताइएगा दोस्तों भारत का लिंगानुपात कितना है?
भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं तो यह कितना है दोस्तों, 919 है। ठीक है, भारत का लिंगानुपात 919 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य में अरुणाचल प्रदेश, जिसका लिंगानुपात 972 है। ठीक है, और सबसे कम जो है हरियाणा, जिसका लिंगानुपात जो है 834 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 39 की ओर। बिहार के तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सा है? तीसरी सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो यांगची है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यांगची नदी। यांगची नदी जो है तिब्बत के पठार से निकल करके चीन सागर में जाकर के मिल जाती है। बताइएगा एक क्वेश्चन दोस्तों, एशिया के सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया के सबसे लंबी नदी यांगची है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटी नदी, विश्व का सबसे छोटी नदी कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, रो नदी है। रो नदी की लंबाई की बात करते हैं तो मात्र 61 मीटर है। ठीक है, या फिर 204 फीट होता है। ठीक है, 61 मीटर या फिर 204 फीट है। विश्व के सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो नील नदी है। नील नदी की लंबाई कितना है दोस्तों? 6650 किलोमीटर। विश्व के दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा अमेजन। ठीक है, अमेजन जो है विश्व का दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबाई जो है 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। और तीसरी तो आप देख ही रहे होंगे, यांगची नदी है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 की ओर। 40 में कह रहा है दोस्तों, मिलान करने के लिए कहता है झूमिंग। झूमिंग कृषि जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। दहिया कृषि जो है मध्य प्रदेश में है। पेंडा, पेंडा कृषि जो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कुमारी पश्चिमी घाट में। झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दहिया मध्य प्रदेश में, पेंडा आंध्र प्रदेश, कुमारी जो है पश्चिमी घाट है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 की ओर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम को दर्शाते हैं? सही अवरोही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। केरल हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। अगर यही केंद्र शासित प्रदेश छोड़ दे हम दोस्तों तो लक्षद्वीप हट जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? केरल, मिजोरम और गोवा हो जाएगा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दिया है तो केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। केरल के साक्षरता दर की बात करते हैं दोस्तों तो 93.91%, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, लक्षद्वीप का कितना है दोस्तों? 91.55% है। और मिजोरम का 91.33% है। इस तरह से याद रखिएगा। बताइएगा भारत के साक्षरता दर कितना है दोस्तों? तो 74.04%, 74.04%, जिसमें पुरुष का साक्षरता दर जो है, पुरुष का 82.14% और महिला का साक्षरता दर जो है 65.46% है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता पुरुष और महिला वाले राज्य कौन सा है? तो इसमें केरल है और सबसे कम में क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 42 की ओर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों को अधिच्छन, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? कौन सा है दोस्तों? तो अनुच्छेद 324। ठीक है, अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 और भाग 15 में है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है भाग 15 में है दोस्तों। बताइएगा निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य कार्यरत होते हैं? तो इसमें जो होता है एक मुख्य सदस्य होते हैं, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयोग और प्लस 2 जो है अन्य निर्वाचन आयोग कार्यरत होते हैं। अनुच्छेद 356 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति जो है शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में जो है वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 333 में क्या प्रावधान है दोस्तों? तो राज्यों के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 333 में है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 43 की ओर। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध करना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 48 के तहत, अनुच्छेद 48 के तहत है दोस्तों। बताइएगा अनुच्छेद 47 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 47 में देश के नागरिकों को पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना।
अनुच्छेद 47 में था। अनुच्छेद 46 की बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन करना, अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं दोस्तों, तो सभी बालक जिसका उम्र जो है 6 वर्ष तक हो उसको प्रारंभिक और बाल्यावस्था यानी अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 45 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 की ओर। भारत के महान आबादी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो कहता है वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। कहता है उसे सदन में बोलने का अधिकार होता है, ये भी सही है। उसे भारत की अदालतों में सुनवाई करने का अधिकार है, ये भी सही है दोस्तों। कहता उन्हें संसद में मतदान करने का अधिकार, ये गलत है। इसको जो है संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। भारत के महान आबादी के पद का प्रावधान की बात करते हैं तो अनुच्छेद 76 में निहित है, ठीक है। महान आबादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, यह जो है अनुच्छेद 88 में प्रावधान किया गया है। महान आबादी संसद के किसी भी सत्र में भाग ले सकता है, यह अनुच्छेद 88 में प्रावधान किया गया है। बताइएगा दोस्तों वर्तमान भारत के महान आबादी कौन है? मालूम होगा शायद आर के बैकेंट रमनी, ठीक है, आर के बैकेंट रमनी है, ठीक है। महान आबादी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के तहत किया जाता है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के तहत। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा महान आबादी। क्वेश्चन नंबर 45। 73वें संविधान संशोधन कानून वैधानिक शुरुआत की संविधान संशोधन बिल से हुआ था। 73वें संविधान संशोधन कानून के वैधानिक शुरुआत जो है 64वां संविधान संशोधन बिल के तहत हुआ था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें पंचायती राज को दर्जा दिया गया था। पंचायती राज को जो है दर्जा दिया गया था। बताइएगा दोस्तों पंचायती राज को दर्जा जो है किस समिति ने दिया था? तो इसकी दर्जा जो है एल.एम. सिंघवी समिति ने दिया था, एल.एम. सिंघवी समिति। इसका गठन की बात करते हैं तो एल.एम. सिंघवी समिति गठन 1986 में हुआ था, ठीक है। पंचायती राज को संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, ठीक है। पंचायती राज की बात करते हैं तो यह संविधान के भाग 9 और अनुसूची 11 जिसके तहत जो है 29 विषय कार्यरत है और अनुच्छेद 243 में वर्णित है। भाग 9 अनुसूची 11 जिसके तहत 29 विषय कार्यरत है और अनुच्छेद 243 में वर्णित किया गया है। पंचायती राज के संबंध में अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 46 की ओर। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति का उद्देश्य के रूप में समाज को स्वरूप को स्वीकार किया है, समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। समाजवादी विचारधारा के जनक कौन थे? राम मनोहर लोहिया जो थे संवैधानिक समाजवादी विचारधारा के जनक थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों आगे, मैथ रीजनिंग है। 57 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक उदाहरण अंतः शोषक का है? कौन सा है? बीजों के फूलना और उसे मृदा में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? कौन करता है? क्लोरोफिल ए। ऑप्शन नंबर 1। ये जो क्लोरोफिल भी, जेंथोफिल और कैरोटिनाइड, ये सभी को जो है सहायक वर्णक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आइएगा 59 की ओर। कहता है उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा होगी। इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 की ओर। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 61 की ओर। परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में किस गुणधर्म के सही व्याख्या की जाती है? किसका करते हैं दोस्तों?
तो परमाणु के समग्र उदासीनता का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। परमाणु के प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? तो प्लम पुडिंग मॉडल जो है जे थॉमसन ने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है। परमाणु के इस मॉडल के अनुसार जो है परमाणु धनात्मक गोला है जिसमें ऋणात्मक आवेश जो है पूरे गोले में वितरित होता है। चलिए बताइएगा दोस्तों कि परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया था? रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत जो है रदरफोर्ड ने दिया था। परमाणु के अस्थायिक कक्षा का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? बोर ने दिया था। ठीक है, बोर ने। परमाणु के दीर्घवृत्ताकार कक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखिएगा, समरफील्ड ने दिया था, समरफील्ड ने। परमाणु के तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक प्रतिपादक कौन है? तो श्रोडिंगर, श्रोडिंजर। ठीक है, श्रोडिंजर। एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, परमाणु प्लम पुडिंग मॉडल, परमाणु प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया है? तो जे थॉमसन ने दिया है। ठीक है। परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया है। परमाणु के अस्थायिक कक्षा का सिद्धांत बोर ने दिया है। परमाणु दीर्घवृत्ताकार कक्षा का सिद्धांत समरफील्ड ने दिया है। परमाणु के तरंग शक्ति का प्रतिपादन श्रोडिंजर ने दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 की ओर। कच्छ ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलय को छूने पर ठंडा लगता है। निम्नलिखित में किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सर्वाधिक तेजी होगी? तो शर्करा का विलीनता जो है सर्वाधिक गर्म जल में जो है शर्करा अगर पाउडर रहेगा तो तेजी से होगा। ठीक है, गर्म जल में शर्करा पाउडर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों आगे की ओर, देखिएगा 68 की ओर आते हैं दोस्तों। ठीक है। कहता बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है 1885 में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा दोस्तों, पंजाब टेंडेंसी एक्ट कब लाया था? पंजाब टेंडेंसी एक्ट जो है 1887 में आया था। अवध काश्तकारी कानून कब आया था? 1886 में, अवध काश्तकारी कानून। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69 की ओर। ठीक है। कहता भारतीय संविधान कौन सा अनुसूचित राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आवंटन से संबंधित है? यह जो है चौथी अनुसूची है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, शपथ का प्रावधान। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते का प्रावधान किया गया है दोस्तों। पांचवी अनुसूची में जो है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, पांचवी अनुसूची। छठी अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, छठी अनुसूची। वर्तमान भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूची है और मूल संविधान में मात्र 8 अनुसूची थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। भारत के स्वतंत्रता होने से पूर्व 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? एकमात्र व्यक्ति की बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1940 से 1945 तक रहा था, 1940 से 1945 तक। बताइएगा ये क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद ही बने थे। इन्होंने जो है दिल्ली अधिवेशन 1923 की अध्यक्षता किया था। उस समय इनका उम्र जो है मात्र 35 साल था। कितना था दोस्तों? मात्र 35 साल था। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है कब हुआ था? इसका स्थापना 1884 में हुआ था, 1884 में। और बताइएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ 1884 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 71 की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कहता है बिहार से नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे, सही है। झांसी से लक्ष्मीबाई, सही है। कहता अवध से नाना साहेब, ये गलत है दोस्तों। अवध से कौन कर रहे थे दोस्तों? अवध से जो है बेगम हजरत महल जो है अवध से कर रहा था। और नाना साहब की बात करते हैं तो नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे,
कानपुर से, ठीक है। अब फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। बेगम हजरत महल का एक अन्य नाम है दोस्तों, क्या नाम है, महक परी। महक परी के नाम से भी जाने जाते हैं बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर कहता है महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में किस स्थान पर आर्य समाज का संगठन स्थापना किया था। तो आर्य समाज संगठन की स्थापना जो है बंबई में किया था। कब किया था, 1875 में किया था। बताइएगा ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है कब हुआ था, 1828 में हुआ था। राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुआ था। आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 में हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था। प्रार्थना समाज, इसका स्थापना जो है 1867 में हुआ था। किसके द्वारा, तो आत्माराम पांडुराम के द्वारा। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, देव समाज की स्थापना, ठीक है, देव समाज की स्थापना, एक है वेद समाज की स्थापना। देव समाज, एक है दोस्तों वेद समाज, दोनों को स्थापना के बारे में बताइए। तो देव समाज की स्थापना जो है 1887 में हुआ था। 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। और वेद समाज की स्थापना जो है 1864 में हुआ था, श्री धरलू नायडू के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर अकबर द्वारा किस धर्म में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया था। इबादत खाना की स्थापना जो है अकबर ने 1575 में किया था। 1575 में किया था। बताइएगा दोस्तों इबादत खाना में सभी धर्मों की प्रवेश की अनुमति कब दिया गया था, 1578 में। 1578 में इसका स्थापना 1575 में हुआ था और सभी धर्मों का प्रवेश की अनुमति जो है 1578 में दिया गया था। चलिए क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1562 में हुआ था। दास प्रथा का अंत 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति जो है 1562 में ही मिला था। इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश की अनुमति अकबर ने 1578 में दिया था। ठीक है, मजहर की घोषणा जो है 1579 में हुआ था। इलाही संवत का शुरुआत जो है 1583 में हुआ था। जाजिया कर की शुरुआत जो है जाजिया कर की समाप्त, शुरुआत नहीं दोस्तों, जाजिया कर की समाप्त जो है 1564 में हुआ था। एक बार और बोल देते हैं दोस्तों, याद रहेगा आपको। दास प्रथा का अंत 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति जो है 1562 में मिला था। अकबर जो है इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में दिया था। मजहर की घोषणा 1579 में। इलाही संवत का शुरुआत 1583 में। जाजिया कर का समाप्त जो है 1564 में हुआ था। ये सभी याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मुहरे निर्मित है। अधिकतर मुहरे जो है सेल खड़ी से निर्मित होते हैं। ये सभी मुहरे का जो आकार है अधिकांशतः आयताकार और वर्गाकार के रूप में होती है। ठीक है, वर्गाकार मोहरों पर जो है चित्र और लेख दोनों मिलते थे। बताइएगा एक क्वेश्चन दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहर था उसमें सर्वाधिक जो है किस पशु का अंकन था। तो याद रखिएगा एक श्रृंगी वाले पशु की आकृति का अंकन मिलता था। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक जानकारी जो है मोहरों से प्राप्त होती है। ठीक है, मोहरों से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार वस्तु जो है किस पर आधारित था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर। व्यापार जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 75 की ओर। निम्नलिखित में किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात करते हैं तो आनंद मोहन बोस के साथ जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इसके संस्थापक के रूप में जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और जो है सचिव के रूप में आनंद मोहन बोस थे। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है जुलाई 1876 में हुआ था। जुलाई 1876 में। इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कब हुआ था दोस्तों, तो 1886 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था।
इसके पहले ही बताए थे। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1884 में हुआ था। चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। 1875 में हुआ था, आनंद मोहन बोस के द्वारा हुआ था कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था? तो धार्मिक स्तूप का निर्माण जो है मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, बताइएगा बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध ने किया था। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं दोस्तों? गौतम बुद्ध को कहते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में। इसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। ठीक है, और नंद वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं तो घनानंद था। घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन था दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका शासनकाल जो है 1828 से 1835 तक था। ठीक है, बताइएगा दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, भारत का सॉरी बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात करते हैं। तो प्रथम गवर्नर जो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के पहला गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल की बात करते हैं तो 1772 से 85 तक था। ठीक है, 1772 से 85 तक था। कंपनी के अधीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड केनिंग था। लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग। कंपनी के अधीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिंग था। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे दोस्तों, 88 की ओर आते हैं। श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है। श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन जो है स्टेथोस्कोप से करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक है दोस्तों हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या है दोस्तों? आर्द्रता को मापने में। आर्द्रता को मापने में हाइग्रोमीटर। एक होता है दोस्तों हाइड्रोमीटर। ठीक है, वो जो है घनत्व को मापता है। ठीक है, घन तरल के घनत्व को मापता है। स्फिग्नोमैनोमीटर में क्या होता है? रक्त दाब को मापने में। रक्त दाब को मापने में स्फिग्नोमैनोमीटर। स्पाइरोमीटर का उपयोग क्या है दोस्तों? तो फेफड़ों की कार्य क्षमता को पता लगाने में। फेफड़ों की कार्य क्षमता को पता लगाने में जो है स्पाइरोमीटर का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में कौन से प्रकार के कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? आरबीसी। ऑप्शन नंबर 1। 90 की ओर आते हैं। कहता है एक दूरदर्शी यंत्र वांछनीय है। एक दूरदर्शी यंत्र जो है वांछनीय है तो अभिदृश्य के रूप में मोटा और बड़ा द्वारक और अभिनेत्र के रूप में जो है पतला और बड़ा द्वारक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समविभवी तल वे तल है जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 92 की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अल्प घनत्व पॉलिथीन के संबंध में सही नहीं है? क्या हो जाएगा? दृढ़। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं दोस्तों, 98 की ओर आते हैं। कहता भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की बात करते हैं तो 1899 से 1904 तक। 1899 से 1904 तक दोस्तों। बताइएगा दोस्तों भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब आया था?
यह भी 1904 में ही आया था, 1904 में आया था, लॉर्ड कर्जन के समय आया था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। 99 से 5 होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 कर दिए, मिस्टेक है। 1899 से 1905। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। बताइएगा दोस्तों, दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन जो है कब हुआ था? यानी लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। लॉर्ड लिटन का शासनकाल की बात करते हैं तो 1876 से 1880, ठीक है। और लॉर्ड रिपन का शासनकाल दोस्तों 1880 से 1884 तक था, ठीक है। भारत के सबसे उदार वायसराय किसे मानते हैं? भारत का सबसे उदार वायसराय, भारत के सबसे उदार वायसराय लॉर्ड रिपन को मानते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम जो है 1881 में आया था और लॉर्ड रिपन के समय में। भारत में नियमित जनगणना का शुरुआत जो है 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय। बताइएगा दोस्तों, भारत का जो है जनगणना का शुरुआत कब हुआ था? तो जनगणना का शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य में जंजीरा का किला अवस्थित नहीं है। जंजीरा का किला जो है महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है। बताइएगा दोस्तों, बूंदी का किला कहाँ स्थित है? बूंदी राजस्थान में। गगरौन का किला झालावाड़ में। पुराना किला दिल्ली में। अकबर का किला इलाहाबाद में। आगरा फोर्ट आगरा में। लाल किला दिल्ली में। भरतपुर किला भरतपुर राजस्थान में। ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 100 की ओर। 2025 में द्विपक्षीय सैन्याभ्यास डस्टलिक निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है, भारत और उज्बेकिस्तान। पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ चलाया गया था? गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी, ऑप्शन नंबर 1। अब भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन जो है दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया था, दिल्ली से वाराणसी के बीच, ठीक है, जो कि 15 फरवरी 2019 को चलाया गया था। भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन, इसे जो है ट्रेन 80 के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, भारत के किस देश में स्थित मोगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालित करने का योजना विस्तार कर रहा है? मोगला बंदरगाह जो कि बांग्लादेश में अवस्थित है, ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश में। श्रीलंका में स्थित बंदरगाह के नाम देखते हैं तो एक है दोस्तों हम्बन टोटा बंदरगाह, हम्बन टोटा बंदरगाह। एक है दोस्तों कांके संथुरई बंदरगाह, कांके सांथुरई बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। अब पॉइंट पेंड्रो बंदरगाह, ये सभी जो है श्रीलंका में स्थित बंदरगाह है। बताइएगा दोस्तों, म्यांमार में कौन सा बंदरगाह है? तो सितवे बंदरगाह, सितवे बंदरगाह जो है म्यांमार में है। और चबाहर बंदरगाह ईरान में स्थित है दोस्तों। बताइएगा दोस्तों, ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? ग्वादर बंदरगाह, तो यह जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, ग्वादर बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। अप्रैल 2025 में कुमुदनी लखिया का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कुमुदनी लखिया जो है नृत्य से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 104, 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जा रही एयर इंडिया के किस फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? उस फ्लाइट का नाम क्या था दोस्तों? तो ड्रीम लाइनर 7878, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है? पहली सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा की बात करते हैं तो दिल्ली विधानसभा है। बताइएगा, भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहां बनाया गया है? असम में। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो आस्था पूर्णिया, ठीक है दोस्तों, आस्था पूर्णिया। बताइएगा दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के जो है मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं दिल्ली के तो विजेंद्र गुप्ता है। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में अभिनेता पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के सीएम बने हैं? पवन कल्याण जो है आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं, ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश के सीएम की बात करते हैं तो कौन है दोस्तों? चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू। क्वेश्चन नंबर 107,
किस कन्नड़ लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है बानू मुश्ताक ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 118 में आते हैं। ठीक है, कहता है कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पक्षी जो है यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है, ये सही है दोस्तों। कीट जो है यूरिया उत्सर्जित, ये गलत है। कीट भी जो है, पक्षी और कीट दोनों यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। टेडपोल यूरिया उत्सर्जी और हाथी जो है यूरिया उत्सर्जी। ठीक है, टेडपोल अमोनिया उत्सर्जी और हाथी यूरिया उत्सर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कहता कौन सा विकल्प जो है गलत है? कौन सा गलत है? कहता है ह्यूमेमस और अंश मेखला के बीच कब्जा संधि, जो कि गलत है दोस्तों। ह्यूमेमस और अंश मेखला के बीच जो है कंदुक खलिका संधि होता है। कंदुक खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि। ठीक है, एटलस और अक्ष अनुकपाल अस्थिकंदों के बीच धुराग्र संधि, कार्पलों के बीच विसर्पी संधि। ठीक है, अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच जो है सैंडल संधि। ठीक है, इस तरह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 119 की ओर। कहता एक रेडियो धर्मी नाभिक X72 180 का क्षय निम्न रूप में होता है। कहता X जो है 72 और 180। पहले इसमें ये ध्यान रखिएगा कि अगर नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है, ठीक है, एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होता है और परमाणु द्रव्यमान में जो है 4 की कमी होता है। अगर एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु संख्या में जो है 1 की बढ़ोतरी होता है और परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला में एक अल्फा कण निकल रहा है, तो अल्फा कण निकालते हैं तो संख्या में 2 की कमी मतलब 70 हो जाएगा, द्रव्यमान में 4 की कमी मतलब 176 हो जाएगा। बीटा कण निकल रहा है इसके बाद, तो परमाणु संख्या में 1 की बढ़ोतरी यानी क्या हो जाएगा? 71 हो जाएगा। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर अल्फा कण निकल रहा है दोस्तों, तो अल्फा कण निकालेंगे तो 2 फिर कमी होगा, तो 2 कमी करने के बाद कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 4 कमी करेंगे तो 172 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये गामा का निकलने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी 69 और 172 कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन सा है दोस्तों? तो V2O5 Cr2O3 ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड के श्रेणी में आता है। उभयधर्मी ऑक्साइड के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो Al2O3, ठीक है, ZNO, PbO, ये तीनों जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। बताइएगा दोस्तों धातु के ऑक्साइड जो है किस तरह का व्यवहार करता है? तो धातु के ऑक्साइड जो है क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय तरह के कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे दोस्तों, मैथ रीजनिंग है 27 की ओर आते हैं। ठीक है, देखिएगा, कहता हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया MPA-TGM क्या है? MPA-TGM जो है टैंक रोधी मिसाइल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2025 में MotoGP भारत कार्यक्रम कहां आयोजित किया जाएगा? नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आता है? तो बांग्ला भाषा जो है देवनागरी लिपि में नहीं आता है। देवनागरी लिपि की बात करते हैं तो पहला तो संस्कृत हो जाएगा, उसके बाद हिंदी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, कोंकणी, ये सभी जो है देवनागरी लिपि में आता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 की ओर। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना क्या कहलाता है? तो बीच की योजना को रोलिंग योजना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1974 से 78, ठीक है, इसमें जो है गरीबी उन्मूलन पर जो है जोर दिया गया था, गरीबी उन्मूलन पर। 6ठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1980 से 1985 तक चला था। यह योजना जो है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है, आगत निर्गत मॉडल पर। अनवरत योजना की बात करते हैं तो अनवरत योजना के जो है समय 1978 से 1983 तक था। अनवरत योजना, अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, गुनार मिल्डल ने किया था। गुनार मिल्डल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 131। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है। क्या तैयार होता है? वास्तविक जीडीपी। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी के श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर चित्र है।
2000 के नोट पर जो है मंगलयान का चित्र अंकित है। लाल किला का चित्र जो है, लाल किला का चित्र 500 रुपया के नोट पर अंकित है। ठीक है। और सूर्य मंदिर कोणार्क जो है 10 रुपया के नोट पर अंकित है। रानी का बॉब जो है 100 रुपया का नोट पर अंकित है। 200 रुपया का नोट पर जो है सांची के स्तूप अंकित है। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 की ओर। नामीबिया देश की राजधानी क्या है? नामीबिया देश की राजधानी विंडहॉक है। ठीक है। नामीबिया देश के मुद्रा की बात करते हैं तो नामीबियाइन डॉलर है, नामीबियाइन डॉलर। ठीक है। बताइएगा यारेन किस देश की राजधानी है? तो नाउरू की राजधानी, नाउरू की राजधानी यारेन है दोस्तों। एक है दोस्तों तबालू, तबालू की राजधानी जो है फुनफुटी है, तबालू। ठीक है। तबालू की राजधानी क्या है? फुनफुटी। अब वेलिंगटन किसका है दोस्तों? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखा था? द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर के नारायण का कुछ पुस्तक देख लेते हैं दोस्तों। बेटिंग फॉर महात्मा, बेटिंग फॉर महात्मा, और दोस्तों माल गुड्डी डेज, माल गुड्डी डेज, और दोस्तों द गाइड, ये सभी जो है आर के नारायण का पुस्तक है। ठीक है। और अरविंद अडिया कौन सा पुस्तक है दोस्तों? अरविंद अडिया का द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर, ये जो है अरविंद अडिया का पुस्तक है। झुम्पा लाहिड़ी की बात करते हैं तो इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज। क्वेश्चन नंबर 135। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरुआत किया गया था? इसका शुरुआत जो है 1952 में हुआ था। ठीक है। बताइएगा दोस्तों राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुरुआत कब हुआ था? राष्ट्रीय प्रसार सेवा, इसका शुरुआत जो है 1953 में हुआ था। पंचायती राज का शुरुआत 1959 में हुआ था, नागौर जिला राजस्थान से। ठीक है। विश्वसूत्री कार्यक्रम का शुरुआत जो है 1975 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। बिहार के किस जिले में चाय की खेती सर्वाधिक होती है? चाय की खेती सर्वाधिक जो है किशनगंज जिला में होती है। ऑप्शन नंबर 1। बिहार के दार्जिलिंग के नाम से जो है किशनगंज को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। मैथिली आ गया, आप इसका सेट भी लगा सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर भी हम दे दिए हैं। ठीक है। तो आप इसका चाहें तो सेट भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 47 की ओर। कहता है माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट किस में पाए जाते हैं? तो यह जो है लाइकेन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। ठीक है। 6 होता है। बताइएगा शराब का पीएच मान कितना होता है? 3 से 5 के बीच होता है। ठीक है। दूध का पीएच मान जो है 6.5 होता है, और रक्त का पीएच मान 7.5 होता है, या फिर 7.4। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूत्र का। कहता है श्वेत प्रकाश एक लघु स्पंद वायु में कांच का एक स्लैब पर लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण होगा। तो सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण के रूप में जो है लाल होगा। ठीक है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन नहीं करता है? तो नाइट्रोजन जो है अपरूपता को प्रदर्शित नहीं करता है। कार्बन, एंटीमनी और आर्सेनिक, ये तीनों जो है अपरूपता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्रेम से एक लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, इससे मेरा बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि एक लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।